नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में 4 अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा। सबसे पहले, अगर आपके कुछ काम बैंकों में बाक़ी हैं तो वो अक्टूबर के महीने में निपटा लें, इसलिए कि 11 दिन मुकम्मल तौर पर यहाँ के बैंक बंद रहेंगे, इसलिए कि मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स आने वाले हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से ख़बर आ रही है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन के ज़ाती मुहाफ़िज़ इस वक्त इंतकाल कर गए हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है और बहुत सारे तबसरे इस वक्त आम ज़बानों पर जारी हो रहे हैं। इमरान खान की अहलिया को लेकर के एक मरतबा फिर पाकिस्तानी एक मीडिया ने बयान दे दिया है कि उनका अक्स आईने में नज़र नहीं आता, जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही ज़ेर बहस है। आइए देखते हैं कि कौन है बुशरा बीबी और उस हकीकत क्या है। इसके अलावा एशिया ममालिक के बारे में कहा जाता है कि कई मिलियन इंसान अभी तक उनका कोई वतन ही नहीं है एशिया में, ना उनकी कोई शहरियत है। ये सारी चीज़ें क्या मामला है, सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी ज़रूर मदद करें, जो हक़ और हकीकत का आईनादार होते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, बैंकों से मुतालिक आपके पास कोई काम है तो जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि अगले महीने यानी अक्टूबर में 11 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इसलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि अक्टूबर के महीने में कई बड़े त्यौहार पड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। आइंदा महीने 2 अक्टूबर से छुट्टी की शुरुआत हो रही है और इस छुट्टी व त्यौहारों का सिलसिला 29 अक्टूबर तक चलता रहेगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की पैदाइश का दिन है और बैंकों में उस दिन काम नहीं होगा। 6 अक्टूबर को इतवार है, जबकि 7 अक्टूबर को नवमी और 8 अक्टूबर को दशहरा है, जिसके पेश नज़र बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 12 अक्टूबर को महीने का दूसरा हफ्ता और 13 अक्टूबर वो 20 अक्टूबर को इतवार होने की वजह से बैंकों में छुट्टी होगी। पूरी फहरिस्त कुछ इस तरह से है। 2 अक्टूबर यानी बुध का दिन आएगा, गांधी जयंती होगी। 6 अक्टूबर यानी इतवार का दिन, छुट्टी का दिन। 17 अक्टूबर पीर नवमी जो त्यौहार है। इसके अलावा रामनवमी जिसको कहा जाता है। 8 अक्टूबर मंगल का दिन, दशहरे का दिन आएगा। 12 अक्टूबर हफ्ते का दिन होगा, महीने का दूसरा हफ्ता होगा जो आमतौर पे छुट्टी होती है। और 13 अक्टूबर इतवार का दिन होगा, वाल्मीकि जयंती भी उसी दिन है, छुट्टी का दिन भी है। 20 अक्टूबर इतवार छुट्टी का दिन। 26 अक्टूबर हफ्ता, महीने का चौथा हफ्ता। 27 अक्टूबर इतवार दिवाली और 28 अक्टूबर पीर गोवर्धन पूजा है। 29 अक्टूबर मंगल को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस वजह से मुकम्मल तौर पर अक्टूबर में जितने भी सरकारी या बैंक वाले लोग हैं उनके लिए छुट्टी ही छुट्टी है। बहरकैफ दर्ज वाला तारीखों को छोड़कर बाकी दिनों में बैंक खुला रहेगा और इसी दिन आप अपना काम मुकम्मल करने बैंक जा सकते हैं। हालांकि एटीएम मशीनें इन छुट्टी के दिनों में भी चलती रहेंगी और उससे पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने इसलिए रखना पड़ रहा है कि आजकल बैंकों को लेकर आरबीआई की जानिब से जो चीज़ें आ रही हैं वाकई कभी कभी डर महसूस होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात नोटबंदी के वक्त में हो गए थे उसी तरह इस वक्त भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की मईशत पूरी तरह बुरा हाल उसका चल रहा है और पूरी तरह जो है वो नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन, सऊदी अरब चलते हैं। सऊदी अरब से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। अफसोसनाक भी कह सकते हैं इसको, इसलिए कि जो है इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं या जिस तरह के तबसरे सोशल मीडिया में पेश किए जा रहे हैं उस पर वाकई अफसोस करना पड़ेगा। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के ज़ाती मुहाफ़िज़ मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ अल फ़ग़म इंतकाल कर गए, बल्कि उनका कत्ल किया गया। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक अब्दुल अजीज़ अल फ़ग़म एक ज़ाती तनाज़े के दौरान गोली लगने से ज़ख्मी हुए थे, ताहम बादअज़ां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। मेजर जनरल अल फ़ग़म के भाई और सऊदी मजलिस शूरा के रुकन डॉक्टर नवाफ अल फ़ग़म ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए उनके इंतकाल की खबर की तस्दीक की। अल फ़ग़म के अहल खाना ने इतवार के रोज़ अलसबा ताज़ियत वसूल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके बाद से सऊदी ट्विटर पर मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ अल फ़ग़म के इंतकाल पर रद्द-ए-अमल का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला देखने में आ रहा है। मरहूम मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ अल फ़ग़म सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के साथ भी मुहाफ़िज़ के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं और शाही क़ियादत उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद भी करती थी। मक्का मुकर्रमा की पुलिस ने इतवार के रोज़ एक बयान जारी किया है जिसमें सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के ज़ाती मुहाफ़िज़ मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ अल फ़ग़म के कत्ल की तफसीलात बताई हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने मक्का रीजन पुलिस के तर्जुमान के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी हफ्ते को शाही बॉडी गार्ड मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ बिन
बदा अल-फगम जिद्दा की एक साहिली कॉलोनी में अपने दोस्त तुर्की बिन अब्दुल-अजीज अदबस्ती से मिलने गए थे। मुलाकात के दौरान दोनों के मुश्तरिका दोस्त ममदूह बिन मशअल आल अली भी आ गए। बातों बातों में किसी मामले पर मेजर जनरल अब्दुल-अजीज अल-फगम और ममदूह आल अली के दरमियान तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद ममदूह वहां से गुस्से की हालत में चला गया। ताहम कुछ देर बाद वो असलहा लिए वापस आया और देखते ही देखते उसने मेजर जनरल अब्दुल-अजीज अल-फगम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसकी जद में मेजर जनरल अब्दुल-अजीज समेत वहां मौजूद दूसरे अफराद भी आ गए। जख्मियों में तुर्की बिन अब्दुल-अजीज असब्ती का भाई और उनके यहाँ काम करने वाला फिलिपाइनी खादिम भी शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जाए हादसे पर पहुंचे तो मुलजिम ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। खुद को पुलिस के हवाले करने की मुतादिद अपीलों पर कान न धरने के बाद हुक्काम को मुनासिब कार्रवाई करना पड़ी। उसके बाद बयान के मुताबिक मुलजिम कानून नाफिज करने वाले हुक्काम की फायरिंग से हलाक हो गया। मेजर जनरल अब्दुल-अजीज अल-फगम को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां मुलजिम की गोलियां लगने की वजह से जान बर न हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, ये तो दोनों की हलाकतों की बातें हैं, जो दोनों इंतकाल कर गए हैं, लेकिन तीसरा तबसरा वो जो आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जो है सलमान के खिलाफ भी, यानी सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल-अजीज और इनके फर्जंद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा जो है कार्रवाई चल रही है। मुख्तलिफ किस्म के तबसरे आ रहे हैं जो ये बयान कर रहे हैं कि इन दोनों को जो है कत्ल करने की साजिशें बहुत बड़े और आला पैमाने पर हो रही हैं, या तो बाप को कत्ल करने की या बेटे को कत्ल करने की। इसी कुछ चीज़ों की ये भी जो वारदात इस वक्त पेश आई है, ये उसी का एक ये कहा जा रहा है, जो मुख्तलिफ अरबी मीडिया में या सोशल या जितने भी वहाँ के मकामी जो इस वक्त तबसरे चल रहे हैं फेसबुक वगैरह में, वो यही बयान करते हैं। बहरकैफ अगले दिनों में देखा जाएगा कि असल में हो क्या रहा है सऊदी अरब में। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इमरान खान की अहलिया की। जी हाँ, एक तरफ इमरान खान इस बात को लेकर के सुर्खियों में है कि वो लगातार कश्मीर के मामले को मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया को एक और मुद्दा मिल गया है, वो है उनकी बीवी बुशरा बीबी। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का अक्स आईने में नज़र नहीं आता है। अब ये भी कोई मौजू रहा। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर तैनात एक मुलाजिम ने इस बात का दावा किया है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के कैपिटल TV पर इस सनसनीखेज दावे के मुतालिक एक रिपोर्ट शाये की है। नाज़रीन, ये मामला ऐसा हुआ कि जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े जितने भी एजेंसी थे उन्होंने भी इस खबर को जो है बड़े पैमाने पर शाये किया और मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट मुझे आप लोगों के सामने पेश करनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू हो या दीगर कोई भी हो, इस रिपोर्ट को किया है और उन्होंने यहाँ पर इस बात पर तबसरा और इस बात को लेकर के इतना उछाला है कि लगता है कि अब कश्मीर से बड़ा मुद्दा जो है वो बुशरा बीबी बन गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNGA के 74वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाने से कबल अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ उम्रा के लिए गए थे और उस वक्त उनकी ये तस्वीरें बहुत वायरल भी हुई थी और उनके बुरक़े को लेकर के भी बातें हुई थी। इस दौरान उनकी अहलिया बुशरा बीबी सर से पैर तक बुरक़ा पहने हुई थी, जो बड़ा मौजूए बहस बना। कैपिटल TV पर इस सनसनीखेज दावे के मुतालिक एक रिपोर्ट नश्र की गई है। हम आपको बता दें कि 41 साला बुशरा बीबी असल जुनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, वो वाटो कबीले से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा मानिका ने पहली बार इमरान खान से साल 2015 में NA 154 की नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुलाकात की थी। तब इमरान खान इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। ये मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई। दोनों बहुत ही कम वक्त में एक दूसरे के करीब आ गए। इतलात के मुताबिक बुशरा ने इमरान खान को मुबैना तौर पर बताया था, ये बुशरा पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने मुबैना तौर पर बताया था कि उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए उनसे शादी कर। बहरकैफ उनकी शादी के बाद जो बहसें हुई मीडिया में वो एक लंबी कहानी है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तानी मीडिया पर भी अफसोस करना पड़ता है और फिर हमारे हिंदुस्तानी मीडिया पर भी कि जो है इन लोगों को असल में बहस करने का मुद्दा क्या है वही पता नहीं चलता। और जब किसी मुद्दे पर बहस करने लग जाते हैं तो जो है वो एक दूसरे की गिरेबान को थाम लेते हैं और गालम गलोज न जाने। ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी मीडिया का ये हाल नहीं है, बल्कि आप पड़ोस मुल्क में भी जाएंगे तो वहाँ भी मीडिया में इसी तरह के तबसरे होते हैं। अलबत्ता जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ संजीदगी से बात करने के बजाय वहाँ सिर्फ जंगों की बात होती है, दुश्मनी की बात होती है और अदावतों की बात होती है। अब बुशरा बीबी के बुरखे को लेकर के और फिर उनके आईने में अक्स को नज़र न आने को लेकर के जो ये सारा दिन यहाँ का मीडिया ख़राब कर रहा है। अब सोचिए कि सहाफ़त कहाँ तक गिर गई है।
बहरकैफ नाज़रीन, हमको इस मौजू में नहीं जाना, लेकिन मैं सिर्फ ये मौजू इसलिए लिया ताकि आपकी भी आंखें खोलूँ कि अगर ऐसे मौजू आते हैं तो इस पर कान न धरें, बल्कि असल मामले को जो है सुनने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक अहम तरीन मुद्दे पर, एशियाई रियासतों में लेकर के। कौमी आवाज़ ने एक लंबी रिपोर्ट शाये की है, वो वाकई में आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। मैं उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। दुनिया की दीगर खित्तों की तरह एशियाई रियासतों में भी जो तनाज़ात पाए जाते हैं वो भी कई मिलियन इंसानों की बेवतनी की वजह बने हैं, लेकिन इस बेवतनीयत की जड़ें एशिया के नौआबादियाती माजी तक भी फैली हुई हैं। भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत आसाम में इस वक्त तकरीबन 2 मिलियन इंसान अपनी भारतीय शहरियत तस्लीम करवाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता माह अगस्त में आसाम की रियासती हुकूमत ने तवील बहस और एक बहुत मुतनाज़ा अमल की तकमील पर शहरियों का वो कौमी रजिस्टर या NRC शाये कर दिया जो दरअसल इस रियासत के तस्लीम शुदा शहरियों की फहरिस्त है। आसाम की आबादी 31 मिलियन है और इस रजिस्टर में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं उन्हें सरकारी तौर पर गैर कानूनी तारिकीन वतन समझा जाता है। इस अमल का अलमिया यह है कि कोई भी ऐसा दरख्वास्त दहिंदा जो ये साबित न कर सके कि वह 24 मार्च 1971 से पहले भी आसाम में रिहाइश पजीर था, उसकी रियासती शहरी के तौर पर कानूनी हैसियत को मशकूक समझा जाता है। 1971 में 24 मार्च वो तारीख थी जिसे मौजूदा बांग्लादेशी की साबिका मशरक़ी पाकिस्तान के तौर पर इस दौर की पाकिस्तानी रियासत से आज़ादी की जंग का नुक्ता आगाज़ करार दिया जाता है। तब साबिका मशरक़ी पाकिस्तान में जो जंग हुई थी उससे बचने के लिए और फिर मौजूदा पीपल्स रिपब्लिक बांग्लादेश के वजूद में आने के फौरी बाद अंदाज़ा तकरीबन 10 मिलियन शहरी बांग्लादेश से निकलकर भारत में पनाहगुज़ीन हो गए थे। इन तकरीबन 1 करोड़ इंसानों की बाद की नस्लों के बहुत से लोग आज भी भारत में मुकीम हैं। अब आसाम में इस भारतीय रियासत के तकरीबन 2 मिलियन बासियों को या तो मुल्क बदर या फिर हिरासती मराकज़ में बंद कर दिए जाने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 8 सितंबर को अपने दौरे आसाम के दौरान ये ऐलान भी कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इन दरअंदाजों को एक एक करके उठाएगी और उन्हें खलीज बंगाल में फेंक दिया जाएगा। इस तरह की बात जो है उस वक्त कही गई थी इलेक्शन से पहले, और आज उसको दोहरा भी जा रहा है, बल्कि ये दिलासा देने की कोशिश की जा रही है कि जो है किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, सबको वोटिंग करने की भी इजाज़त होगी और भी बहुत सारी शराइत। बहरकैफ इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की एक साबिका खातून एहलकार और भारतीय माहिर समाजियात अनुराधा सेन मुखर्जी ने कई यूनिवर्सिटियों और तहक़ीक़ी इदारों के एक मुश्तरका ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द कन्वर्सेशन में पर लिखा है, इस बात का कवी इम्कान है कि आसाम में NRC की तकमील का अमल बेवतनी की हालत से जुड़े ऐसी इंतहाई तकलीफदा मसाइब का सबब बनेगा जो बहुत अरसे तक जारी रहेंगी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का ऐलान और अनुराधा सेन मुखर्जी की तनबीह इस बात की याद दहानी है कि रोहिंग्या नस्ली अक़लियत के साथ क्या हो रहा है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को सरकारी तौर पर बंगाली कहा जाता है और यूँ इस बयानिए को तक़वीद दी जाती है कि लाखों इंसान वो गैर कानूनी तारिकीन वतन और उनकी नई नस्लें हैं जो बांग्लादेश से म्यांमार गए थे। रोहिंग्या बाशिंदों को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताक़ुब का शिकार नस्ली अक़लियत समझा जाता है। ये लाखों इंसान हकीकत में बेवतन हैं। कई बैनुल-अक़वामी माहिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा का भी यही कहना है कि इन लोगों के मसाइब में उनकी बेवतनीयत के बाइस बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। साल 2017 में म्यांमार की रियासत राकीन में ऐसे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को पुरतशद्दुद अंदाज में उनके घरों से बेदखल करने का अमल अपनी उरूज पर पहुंच गया था, जिसके बाद से लाखों रोहिंग्या मुहाजिर आज भी हमसाया मुल्क बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं। राखीन में रोहिंग्या आबादी की इस जबरी बेदखली को अक़वाम मुत्तहिदा ने नस्ली ततहीर भी करार दिया था, यानी कि कत्ल आम। यूरोपीय नौआबादियाती हुक्मरानों की आमद से कबल एशिया में किसी ऐसी कौमी रियासत का तस्वुर मौजूद ही नहीं था जहाँ कोई ख़ास अक्सरियत वाज़ेह तौर पर तयन करदा जोग्राफियाई सरहदों के अंदर रहती हो। तब इलाकाई सतह पर तर्क वतन आम था और मुख्तलिफ बाअसर बादशाहतों और खुद मुख्तार नवाबी रियासतों के माबैन सरहदें ढीली ढाली और गैर वाज़ेह थी, यानी कि जैसे कि आमतौर पर उस वक्त जो हिंदुस्तान फैला हुआ था। एशिया में नेशन स्टेट का तस्वुर यूरोपीय नौआबादियाती हुक्मरानों ने मुतारिफ कराया। उस दौर में जब आज के बहुत से आज़ाद और खुद मुख्तार एशियाई ममालिक अभी यूरोपीय नौआबादियाती सल्तनतों का हिस्सा थे, उनमें से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार 1937 तक ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, जो एक बरतानवी नौआबादी थी। उस दौर में तर्क वतन या इलाकाई नकल मकानी को इसलिए भी तर्क वतन नहीं समझा जाता था क्योंकि ये सब कुछ बहुत वसी व अरीज ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही हो रहा था। बरतानवी राज ने तो अपने तौर पर तर्क वतन की हौसला अफजाई भी की थी, लेकिन क्योंकि ये उसकी तकसीम करो और हुक्मरानी करो की हिकमत अमली का हिस्सा भी था और इस तरह बड़े बड़े नौआबादियाती मंसूबों के लिए सस्ते मजदूर भी आसानी से दस्तयाब हो जाते थे अंग्रेज़ों के लिए काम करने के लिए।
खलीज बंगाल में 20 बरस से भी कम अरसा पहले अचानक वजूद में आने वाले एक जजीरे का नाम भाषणचार्या तीर्थ हुआ जजीरा है, जो मुल्क की साहिलों से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये जजीरा हर साल मानसून में ज्यादातर पानी में डूब जाता है और वहां कोई सड़कें वगैरह भी नहीं है। अब लेकिन ढाका हुकूमत म्यांमार से आने वाले कई लाख रोहिंग्या मुहाजिरीन में से तकरीबन 1 लाख को बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाके कोकस बाजार से निकालकर उस जजीरे पर आबाद करना चाहती है। आजकल वहां इस मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारियों और रोहिंग्या मुहाजिरीन के लिए रिहायशी सहूलियात की फराहमी पर काम हो रहा है। दूसरी आलमी जंग के बाद 1947 में जब भारत और मौजूदा बांग्लादेश समेत पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो एशिया में तरके वतन और नकल मकानी का बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर तारीख सुनील अमृत ने DW को बताया है कि जब सल्तनतें टूटी और रियासती सरहदों का नए सिरे से तायुन हुआ तो करोड़ों इंसान मुहाजिर हो गए थे। इस तरह नई सरहदों के अंदर बहुत सी छोटी छोटी अक़लियतें वजूद में आ गई थी। इस नकल मकानी के हवाले से कोई मुसद्दिक़ा और तारीख़ी आदाद शुमार तो मौजूद नहीं है, लेकिन उमूमी अंदाजे ये हैं कि ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के वक्त आज़ाद ममालिक के तौर पर पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुहाजिरीन की तादाद दोनों में से हर एक वाक़े में 10 मिलियन से लेकर 12 मिलियन तक रही थी। मजमूई तौर पर इस दौरान पूरे एशिया में सकाफती और लिसानी सतह पर आपस में मरबूत खित्तों की धड़ाधड़ तकसीम से भी ऐसी रियासतें वजूद में आईं जो कसीरुन नस्ली और कसीरुन मजहबी रियासतें थी। खासकर 1945 से लेकर 1950 तक के अरसे में कायम होने वाली नई रियासतों को जल्द अज जल्द शहरियत से मुतालिक नए कवानीन अपनाने थे। इन ममालिक ने इंतहाई मामूल या किसी भी तरमीम के बगैर ही ज्यादातर वही कवानीन अपना लिए जो पहले से मौजूद और नौ आबादियाती ताकतों के बनाए हुए थे। इस वजह से भी शहरियत से मुताल्लिक़ा कवानीन के बाइस कई मसाइल पैदा हो गए थे। जनूबी एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया के कई ममालिक में आज भी कई मिलियन इंसानों के पास ऐसी कानूनी दस्तावेजात मौजूद ही नहीं जिनके जरिए वो अपनी मकामी शहरियत साबित कर सकें और जिन्हें बेवतन समझा या करार दिया जाता है। ज़्यादातर तरके वतन या नकल मकानी के पस मंज़र वाले ऐसे गरीब इंसान होते हैं जिनकी अपनी कोई ज़मीनें या दीगर अमलाक भी नहीं होती। बर आज़म एशिया में मौजूदा सियासी माहौल में भी कई मिलियन इंसानों के बेवतन होने की एक वजह है। मिसाल के तौर पर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार ने आज तक अक़वाम मुत्तहिदा के उन 3 कन्वेंशनों में से किसी एक पर भी दस्तखत नहीं किए जिनका मकसद मुहाजिरीन और बेवतन इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो ऐसे हालात में जो NRC के बारे में अगले दिनों में जो खदशात पेश किए जा रहे हैं वो वाकई बहुत ही भयानक हैं और उसके खदशात जो है नाकाबिले बयान हैं। इसलिए कि इन 3 कन्वेंशनों में शुमार ना होना तो इससे हालत में आपको किसी भी वतन में जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। बहरकैफ नाज़रीन, एक लंबा मसला है। आप तारीख़ में जैसे जैसे चले जाते रहेंगे तो बहुत सारे हक़ाइक़ आपके सामने आते चले जाएंगे। ये NRC और NPR के मामले को हल्के में न लें, अपने जितने भी हो सकते हैं वक्त से पहले ही अपने दस्तावेज़ात को मजबूत करने की तरफ तवज्जो दें। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।